हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं, विदेशों में अगर यात्रा करनी हो तो हमें वहाँ की स्थानीय भाषा के कुछ शब्द आने चाहिए ताकि हम वहाँ पे आसानी से घूम सकें। या हम यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र को अगर अच्छी प्रकार से भली प्रकार जानना होता है तो हमें वहाँ की शब्दावलियों को आना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पर यही बात करना चाहते हैं कि अगर हम लेखांकन का कार्य करना चाहते हैं तो हमें लेखांकन से संबंधित जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, आज की क्लास में हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि लेखांकन की ऐसी कौन कौन सी आधारभूत शब्दावलियाँ हैं जो हमें लेखांकन में सहायता करेगी और हम आसानी से लेखांकन का कार्य कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर्वप्रथम हम बात करें कि लेखांकन की आधारभूत शब्दावलियों में क्रय, जिसे इंग्लिश में परचेज भी कहा जाता है। क्रय क्या होता है और इसके क्या प्रकार हैं, उन्हें अब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रय का तात्पर्य होता है माल को खरीदना। अगर कोई व्यापारी उस माल को खरीदता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। हर क्रिया के पीछे एक उद्देश्य होता है करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार एक व्यापारी भी माल को क्यों खरीदना चाहेगा, तो उसका पहला और मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है बेचना। यानी अगर हम इसकी एक परिभाषा बनाएं परचेस की, तो वो ये होगी कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल हमारे लिए क्रय कहलाता है। कभी कभी ये होता है जैसे कि अगर मैंने ये पेन खरीदा और मेरा जो उद्देश्य है इस पेन को बेचना है, तो यहाँ पे ये खरीदा गया पेन मेरे लिए क्रय कहलाएगा। और कभी कभी जो व्यापारी होते हैं, फर्म जो होती है, कुछ निर्माता भी होते हैं। निर्माता यानी बनाने वाले, उत्पादन करने वाले। तो उन लोगों के लिए जो माल है, ये माल 3 कैटेगरी में कहलाता है। अर्धनिर्मित माल, दूसरा जो प्रकार है कच्चा माल, और तीसरा जो है वो है निर्मित माल। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो निर्माता और उत्पादन क्रिया करने वाले लोग हैं, वे माल को कच्चे माल के रूप में खरीदते हैं, उसे बनाते हैं। वह अर्धनिर्मित यानी आधा बना हुआ माल कहलाता है। और लास्ट में जो उसे उत्पादन के लिए जो वस्तु निर्मित होती है उसे निर्मित माल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी माल की ही होती है। और अगर आप फिनिश गुड्स बना हुआ खरीदते हैं और उसे उसी रूप में बेचते हैं तो वो भी हमारे लिए क्रय कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। दूसरी जो क्रिया है शब्दावली में वह है विक्रय, जिसे इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। विक्रय का अर्थ यह होता है कि बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई सभी वस्तुएं हमारे लिए विक्रय कहलाती है। ये 2 स्थितियों में हो सकता है, एक नगद विक्रय और दूसरा है उधार विक्रय। नगद यानी हम पैसे देकर के वस्तुएं खरीदते हैं, और दूसरा है उधार यानी कि हम बिना पैसे दिए भविष्य में कभी देना चाहते हैं, और उस स्थिति के लिए उधार की क्रिया कहलाती है। विक्रय जो है वह संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं है। विक्रय नहीं है यानी अगर कोई व्यापारी फर्नीचर की दुकान चलाता है और वह अपने वहाँ से फर्नीचर को बेचता है तो वहाँ पे वह क्रिया विक्रय कहलाएगी। लेकिन अगर वही फर्नीचर का व्यापारी अपनी कोई मशीन को बेचता है तो उस स्थिति में वो बेची गई मशीन विक्रय नहीं कहलाएगी। तो हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है वह हमारे लिए है क्रय वापसी, जिसे परचेज रिटर्न भी कहा जाता है। जब किसी व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल को अपने विक्रेता को वह पुनः लौटाता है तो उस स्थिति और उस क्रिया को क्रय वापसी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे कहते हैं रिटर्न
आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब यह है कि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वह हमारे व्यापार से जो माल है आया हुआ वह वापस आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उस क्रिया को रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। चौथा प्रकार है विक्रय वापसी। इसको इंग्लिश में सेल्स रिटर्न कहते हैं। जब विक्रय किए गए माल की वापसी होती है, या हम कह सकते हैं कि जब एक व्यापारी अपने माल को विक्रय करता है, बेचता है, तो किसी भी कारण से टूट फूट होने से, क्षति होने से, या माल खराब चला जाए, दूसरा चला जाए, तो उस स्थिति में जो ग्राहक हमें हमारे माल को लौटाते हैं, तो ऐसी वापसी प्राप्त होती है, उसे हम विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसका एक और नाम है और वो है रिटर्न इनवर्ड। या आउटवर्ड का विक्रय वापसी का अपोजिट है। रिटर्न आउटवर्ड्स का अर्थ होता है कि ऐसा रिटर्न जो हमारे व्यवसाय में बेचा गया है वो वापस हमें प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं पूंजी की, जिसे इंग्लिश में कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे वह धनराशि जो व्यवसाय के मालिक या स्वामियों द्वारा व्यवसाय के विस्तार, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए व्यवसाय में लगाई जाती है, विनियोजित इन्वेस्ट की जाती है, उसे हम पूंजी कहते हैं। पृथक अस्तित्व अवधारणा को ध्यान में रखते हुए व्यापारी भी व्यापार से अलग होता है, इसीलिए पूंजी को भी हम व्यापार का आंतरिक दायित्व मान सकते हैं। पूंजी को ज्ञात करने का जो सूत्र है आप उसे लिख लें। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। इस सूत्र के द्वारा हम अपनी संपत्तियों में से जितने भी दायित्व हैं उन्हें घटाएंगे तो हमें पूंजी, व्यवसाय की कुल पूंजी हमें प्राप्त हो जाएगी। आहरण, इसे इंग्लिश में ड्राइंग्स कहा जाता है। आहरण या ड्राइंग्स जो शब्द है उसका अर्थ हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि कभी कभी व्यवसाय में व्यापारी को अपने निजी कार्य के लिए, निजी खर्चों के लिए व्यवसाय से पूंजी निकालने की आवश्यकता हो जाती है, तो उस क्रिया को ही हम यहाँ पे आहरण या ड्राइंग्स कह सकते हैं। एक व्यापारी किराने की दुकान चलाता है, उसे भी किराने के लिए अपने घर खर्च में किराने का सामान चाहिए होता है, तो वह अन्य दुकान से ना खरीद करके अपने ही दुकान से उस माल को खरीदना शुरू करता है और वह माल ले जाता है, तो ऐसी क्रिया आहरण कहलाती है। या कभी कभी उसके घर में कोई पारिवारिक कार्य समारोह हो जाता है, तो वह आहरण के रूप में जो चीज़ ले जाता है, एक तो होता है नकद राशि और दूसरा है माल। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि एक व्यापारी अपने निजी खर्चों के लिए नगद राशि भी व्यवसाय से निकाल सकता है, या फिर कभी कभी माल को भी काम में लेता है और माल को निकालता है, तो दोनों ही स्थितियाँ हमारे लिए ड्राइंग्स कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए संपत्ति। जो व्यापार को क्रियाशील और चलाने में सहायक होती है वह हमारे लिए संपत्ति कहलाती है। यहाँ पे तीन बातें खास सामने आती है डेफिनेशन से, कि जैसे पहली है मूल्यवान संसाधन इसके अंदर होने चाहिए, दूसरी स्थिति है व्यवसाय द्वारा वह ग्रहण करने योग्य हो, यानी व्यवसाय उसे अपना ले, और तीसरी स्थिति है मापने योग्य मुद्रा लागत पर हो, यानी जिसे मुद्रा और उसकी कॉस्टिंग के अनुसार मापा जा सके, ऐसे साधन हमारे लिए संपत्ति कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इनमें हमारे कैश, बैंक शेष, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, भूमि जो व्यवसाय का लैंड होते हैं, मशीन्स, और हमारे जितने भी ह्यूमन एंड फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ये सभी प्रकार हमारे लिए संपत्ति कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे संपत्तियों के प्रकारों की। मुख्य रूप से संपत्ति के प्रकारों को चार भागों में बांटा गया है।
पहला है स्थायी संपत्ति जिसे फिक्स असेट्स कहते हैं, दूसरा है चालू संपत्तियां जिसे करंट असेट्स कहते हैं, और तीसरा है अदृश्य संपत्तियां जिसे इंटेंजिबल संपत्तियां कहते हैं, असेट्स कहते हैं, और चौथा है काल्पनिक जिसे फिक्टिशियस असेट्स कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं संपत्तियों में स्थायी संपत्ति की, और यहाँ पे हम देखेंगे कि स्थायी संपत्तियाँ वह संपत्तियाँ होती है जो दीर्घकाल तक व्यवसाय में काम आती रहे और इसका उपयोग जो है वह उत्पादन से हो, वह सभी हमारे लिए स्थायी संपत्तियाँ कहलाती है। जैसे कि भवन, मशीनें आदि, ये दीर्घकाल तक व्यवसाय में रहती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और ये उत्पादन करती है वस्तुओं और सेवाओं का और व्यवसाय के लिए कार्य करती है। तो ऐसी संपत्तियां हमारे लिए स्थायी या फिक्स असेट्स कहलाती है। दूसरा जो प्रकार है वह है करंट असेट्स का। इसको हम कह सकते हैं कि ये दीर्घकाल की जगह इसने एक वर्ष में कैश में परिवर्तित कर लिया जाए तो वह हमारे लिए करंट असेट्स कहलाती है। जैसे कि कैश या बैंक शेष हमारे लिए करंट असेट्स कहलाते हैं। इन्हें हम तरल पूंजी भी कह सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है हमारे लिए इंटेंजिबल अदृश्य संपत्तियों का, यानी ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, वह हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स कहलाती है। इसमें हम गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इनको इसमें शामिल कर सकते हैं। चौथा जो प्रकार है काल्पनिक का, यानी ऐसी कोई संपत्ति होती तो नहीं है लेकिन हम उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो व्यवसाय में इस स्थिति के अंदर जो ऐसी संपत्ति आती है उसमें गुडविल को इसके अंदर शामिल किया गया है। गुडविल को हिंदी में हम ख्याति भी कहते हैं। क्लास 12 के अंदर जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो गुडविल और उसके प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।